मैं निमित जियो मित्र क्लिनिक की ओर से आप सभी हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज फिर हम जुड़े हैं, नए केस हैं और क्रोनिक केस हैं जिसमें हमें सफलता प्राप्त मिली है। और इस केस के बारे में हम डिस्कस करते हैं आज। देखिए, ये एक एनिमल है, अर्मेडिलो एक्सपोजर। इसकी वजह से जो है लेप्रोसी होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया जो होता है, तो उसके कारण इसके कांटेक्ट में आने से, तो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ जाता है ह्यूमन बींग्स। तो उससे लेप्रोसी होने लगता है इसके। लेप्रोसी जब पेशेंट को हो जाता है तो कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं कि जैसे कि सेंसेशन, टिंगलिंग। क्योंकि इसमें क्या होता है कि नर्व जो होती है कि वो वीक हो जाती है, वहां पर सूनपन आ जाता है, ठीक है। और ये इंडिया में भी पाया जाता है। इसको ये अर्मिडोलो एनिमल बोलते हैं और ये एनिमल होता है। अब रिस्क ऑफ एक्सपोजर जो है, लेप्रोसी ट्रांसमिशन होता कैसे है, फैलता कैसे है। देखिए, अगर इसके हम कांटेक्ट में आ गया या ह्यूमन कांटेक्ट में आ गया, तो वहां से बैक्टीरिया, ये माइकोबैक्टीरियम होता है, लिप्रे, उस बैक्टीरिया का नाम होता है, तो उसके कारण लेप्रोसी हो जाता है। और लेप्रोसी होने का ये कारण है कि अगर ये जानवर जहां भी रहता है, ठीक है, अगर गलती से ह्यूमन बींग्स उस एरिया में चला गया या फिर वहां की मट्टी के थ्रू उसका जो बैक्टीरिया है वो स्किन के कांटेक्ट में आ जाता है, तो लेप्रोसी होने लगती है। और इसको हानसेन डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। लेप्रोसी को हानसेन डिजीज बोलते हैं। पेशेंट नेम एक्स, कि पेशेंट एक्स केम विद द कंप्लेंट ऑफ टिंगलिंग, सेंसेशन ऑफ नर्व एंड इचिंग ऑन फेस एंड बैक साइड। अभी आपको फोटो दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर पेशेंट को लेप्रोसी हुआ है। ये देखिए, ये स्किन पे, फेस पे आप देख सकते हैं, ये लेप्रोसी हो रखा है पूरा। और यहाँ पर नीचे लेग पर, तो ये जितना एरिया है, ये पूरा एरिया इनका सुन पड़ा हुआ है। यहाँ पर चाहे कि पिन चुबा लो, चाहे काट लो, तो यहाँ पर पेशेंट को कोई असर नहीं होगा। लेकिन इस एरिया में कि पेशेंट को ईचिंग जरूर होगी। अब लेप्रोसी होता क्या है, लेप्रोसी जो है एक इन्फेक्शन डिजीज है जो माइकोबैक्टीरियम लिप्रे, इसके द्वारा होता है। और जिसमें हमारी स्किन की और पेरिफेरल नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। और एक साइंटिस्ट है, जी हार्ड एर्बर हानसेन, इन्होंने इस बीमारी का डिस्कवर किया था 1873 में। अब ये जो रेड बेसिस, ये एक रोड की शेप तरह के होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, जिसको फास्ट रोड शेप बेसिलस बोलते हैं। जब डायग्नोस होता है और टेस्ट कराए जाते हैं तो उसमें इनकी फिल्म में इस प्रकार की पिक्चर दिखती है। ये रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं। और इनका माइकोबैक्टीरियम क्या होता है कि देखिए, जब इस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में कोई व्यक्ति आ जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको तुरंत सिम्टम्स आते हैं। हो सकता है उसको 3 साल बाद या 5 साल बाद बॉडी में सिम्टम्स आने लगे लेप्रोसी के। और डॉक्टर LR रावत, जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनके द्वारा इनका परामर्श हुआ है पेशेंट का ना। और पेशेंट को 70% इसमें आराम है लेप्रोसी के केस में। अब सिम्टम्स की बात करते हैं कि और ये फैलता कैसे है। देखिए, लेप्रोसी जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैल सकता है, क्योंकि बाया ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज, माउथ ड्यूरिंग क्लोज एंड फ्रीक्वेंट कांटेक्ट विद अनट्रीटेड केसेस। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लेप्रोसी के सिम्टम्स आए हैं या उसको लेप्रोसी है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आ गए, उसने छींक दिया या खांस दिया, ठीक है, और वो अपना ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, तो लेप्रोसी फैल सकता है।
या फिर रिस्क फैक्टर होते हैं क्लोज कांटेक्ट, ठीक है, ऐसे व्यक्ति के जिनको लेप्रोसी हुआ है। और पेंडेमिक एरिया की बात करें तो ये पार्ट ऑफ इंडिया, चाइना, जापान, यहाँ पर लेप्रोसी के केस देखे जाते हैं। लेप्रोसी को हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग। और इम्यूनिटी, जिन लोगों की इम्यूनिटी डाउन होती है, उनमें भी रिस्क रहता है कि लेप्रोसी जल्दी अटैक करता है। क्योंकि जब हम हॉस्पिटल या हमारे हेल्थ पार्टनर जब हॉस्पिटल अपने क्लिनिक पर जाते हैं, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो फुल पेट पूरा नाश्ता करके जाए। क्योंकि आपके पास सभी प्रकार के मरीज आते हैं, ठीक है। तो इम्यूनिटी कभी वीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया जो वायरस है वो एकदम अटैक करता है बॉडी पर। और थर्ड रिस्क फैक्टर है जेनेटिक इन्फ्लुएंसर। ये क्रोमोसोम्स होता है, तो जेनेटिक भी बोला जाता है। और फोर्थ जो मैंने आपको बताया, नाइन ब्रांडेड अर्माडिलो एनिमल, इसके एक्सपोजर से भी होता है लेप्रोसी। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हाइपोपिगमेंटेटेड स्किन हो जाएगी, स्किन में एलर्जी मतलब रैशेस होने लग जाएंगे, पैचेस बनने लग जाएंगे, प्लैग बनने लग जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर प्लैग बना हुआ है, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पूरा प्लैग बना हुआ है। और कंप्लीट पार्ट से लॉस ऑफ सेंसेशन, उस एरिया में जो है पेशेंट को कोई भी असर नहीं होगा, सुन्न हो जाएगा वो एरिया ना। और पेनलेस वुंड और बर्न, वहां पर उस एरिया में बर्न होगा, बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन होगी फेस पर। और टिंगलिंग, नमनेस हैंड एंड फीट, लॉस ऑफ सेंसेशन, स्किन पैचेस। और जो ये पेरिफेरल नर्व होगी वो मोटी हो जाएगी। और इनलार्ज पेरिफेरल नर्व, और नर्व का साइज भी जो है वो भी बढ़ सकता है। और स्वेलिंग ऑन द ईयर लॉब्स, ये ईयर होते हैं तो इनके आसपास जो है स्वेलिंग हो जाएगी। एंड कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, हेयर लॉस होगा, इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है, परमानेंट नर्व डैमेज, हाथ और पैर की परमानेंट नर्व डैमेज हो जाएगी, नोज ब्लीडिंग हो सकती है अचानक से, और इन्फ्लामेशन आइरिस ऑफ द आईज, और लॉस ऑफ विजन, ठीक है, पेशेंट को देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है। और ग्लूकोमा, क्योंकि ये यहाँ पर जब अटैक करता है तो हमारी जो नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व, ठीक है, तो इसका काम होता है कि देखना, मतलब पेशेंट को दिखाई देना, ठीक है। जब ये डैमेज हो जाएगी तो लॉस ऑफ विजन हो सकता है, और किडनी फेलियर और मसल्स वीकनेस। अब सेकंड केस की बात बात करते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। देखिए, प्लूरल इफ्यूजन जो होता है कि इसका मतलब होता है कि लंग्स में पानी भर जाना, ठीक है। पेशेंट जो है वो कंप्लेंट के साथ आया था, कफ है, मतलब कफ एंड कोल्ड एंड रनी नोज। और इनका जो ट्रीटमेंट हुआ था, परामर्श हुआ था डॉक्टर गुरमेट सिंह, ये पल्मोलॉजिस्ट हैं, इनके द्वारा परामर्श हुआ था। अब देखिए, प्लूरल इफ्यूजन ये एक सी एक्स आर है। अब सी एक्स आर में जो है प्लूरल इफ्यूजन, जो ये वाला एरिया है लंग्स का, ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि जो प्लूरल इफ्यूजन होगा वो डायफ्राम का ये एरिया होता है, ठीक है। इससे ये वाला एरिया होगा जो यहाँ पर पानी भर जाता है, इसको बोलते हैं अ, ये प्लूरल इफ्यूजन, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। अब देखिए ये फ्लूइड, अब हम सोचते हैं कि फ्लूइड होता क्या है, ये कहाँ से आता है, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन जो है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी, ठीक है। अब एमएल जो है, पानी जो है वो जब टेस्ट में आता है तो वो हो सकता है 20-30 ml से ज्यादा हो, या उससे कम भी हो। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, देखिए ये दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रांसडेटिव इफ्यूजन, एक होता है एक्सुडेटिव इफ्यूजन, ठीक है। ट्रांसडेटिव इफ्यूजन जो होता है इसको हाइड्रोसेक बोलते हैं, मतलब हाइड्रो मतलब पानी, थोड़ेसेक मतलब यहाँ से ये अंदर पहुंचता है, ठीक है। इट अकर्स नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन, एक्युमुलेशन ऑफ लो प्रोटीन, इस वाले जो ये लिक्विड होता है, पानी होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, ठीक है। और इसके कोशिश की वजह से क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन, मतलब जो हार्ट होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फाउंड इन हार्ट, तो हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर होता है वो हार्ट की तरफ पड़ता है, और वही वहां पर कोस करता है प्लूरल इफ्यूजन का।
अब एक और प्रेशर होता है ऑन्कोटिक, ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये ऑन्कोटिक प्रेशर कब होगा, जब हाइपो एल्बुमिनिया, मतलब बॉडी में जो एल्बुमिन की मात्रा है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब एल्बुमिनिया जो होता है कि लीवर जो हमारा होता है या तो लीवर में कोई मतलब प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, या तो हिपेटोमेगाली हुआ है, ठीक है, या लीवर एब्सिस हुआ है कुछ ऐसे, लीवर की बीमारी, या हेपेटाइटिस ए एंड बी या सी, और रीनल डिजीज, ठीक है, ए सी के डी या फिर सी के डी। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो कैपिलरी की तरफ मूव करने लगता है, क्योंकि जो लंग्स होता है, लंग्स में स्टर्नम भी होते हैं, रिब्स भी होते हैं, और उसके आसपास मसल्स भी होती हैं, और छोटी छोटी कैपिलरीज भी होती है। एक्सुडेटिव इफ्यूजन क्या होता है, ये एरिया ऑफ द इन्फ्लामेशन, एक्युमुलेशन ऑफ हाई हाई प्रोटीन। इस वाले लिक्विड में क्या होगा, ये थोड़ा सा जिन पेशेंट में ये लिक्विड होता है हाई प्रोटीन वाला, ये क्रोनिक केस होते हैं, ठीक है। हो सकता है पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन के साथ साथ न्यूमोथोरैक्स हो, या फिर टीबी हो, या फिर लंग्स मेलिग्नेंसी हो, मतलब लंग्स का कैंसर हो। क्योंकि इस केस में क्या होता है, कैपिलरीज का साइज बढ़ जाता है और ज्यादा पानी वहां पर जमने आने लगता है। ये पल्मोनरी मेलिग्नेंसी का मतलब यही होता है कि लंग्स कैंसर हो जाए, या फिर पल्मोनरी इन्फेक्शन पेशेंट को। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, निमोनिया, फीवर, चिल्स, प्लूरिटिक चेस्ट पेन, डिस्निया होगा, कफिंग होगा, डिक्रीज एब्सेंट ब्रेथ साउंड, और डलनेस होगी, और समटाइम्स पेशेंट को शॉर्टनेस और ब्रेथलेसनेस। एंड थर्ड केस है क्रोनिक सर्वेसाइटिस। देखिए क्रोनिक सर्वेसाइटिस, वन सेकेंड। ये क्रोनिक सर्वेसाइटिस का पेशेंट जो है विद द कंप्लेंट ऑफ इरेगुलर पीरियड, और पीवी ब्लीडिंग, और लोअर बैक एरिया में पेन था पेशेंट को, और डॉक्टर शिवा खुराना मैम उनसे परामर्श हुआ है, और पेशेंट को 100% रिलीफ मिला है। इस केस के बारे में बात करते हैं। क्रोनिक सर्वेसाइटिस जो होता है, यूट्राइन सर्विक्स होता है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के कारण तो पेशेंट को जो है इरेगुलर पीरियड या फिर ब्लीडिंग होना, ये सभी सिम्टम्स आने लगते हैं, या फिर मैकेनिकल या केमिकल इरिटेंट्स, ये कुछ कारण होते हैं जिससे क्रोनिक सर्वेसाइटिस पेशेंट को होने लगता है। या फिर एक्यूट स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो पेशेंट को क्रोनिक सर्वेसाइटिस होने की ज़्यादा संभावना रहती है। सिम्टम्स की बात करते हैं, तो परसिस्टेंट पीवी डिस्चार्ज, ठीक है, ये हो सकता है कि पेशेंट को काफी समय से डिस्चार्ज हो रहा हो लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। पेल्विक पेन होता है, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड आफ्टर पीरियड, और ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड और इंटरकोर्स, हैवी हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है पेशेंट को, और पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशेंट को जो है बाथरूम करते हुए जलन और दर्द भी होगा। अगर यहाँ पर जलन होगा तो पेशेंट को यूटीआई के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। और जो है कि जब एग्जामिन करते हैं कि फीमेल डॉक्टर्स, तो टच करने के दौरान भी पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, ये भी इसका बहुत बड़ा साइन एंड सिम्टम्स है। कोशिश की बात करते हैं, नॉन इन्फेक्शन हो सकता है, डॉचिंग, टैम्पन्स या डेप्थेम, और एलर्जिक कुछ ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो यूज करते हैं, या फिर स्पर्मिसाइड, कुछ ऐसे केमिकल्स जो उस एरिया को इरिटेंट करते हैं। इसका एक कॉमन एग्जांपल एक हो रहे कि एक पीवी वॉश आता है, ठीक है, जो प्राइवेट एरिया को वॉश करने के लिए, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक कि लंबे समय के बाद भी पेशेंट उसको यूज कर लेता है, तो वो एक्सपायर हो जाता है वो प्रोडक्ट, तो उसके कारण भी पेशेंट को ये क्रोनिक सर्वेसाइटिस हो जाता है। या फिर देखिए इसमें ना एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये क्रोनिक सर्वेसाइटिस होता है, क्लेमाइडिया और गोनोरिया, ठीक है। अगर
इन बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, पेशेंट ने ठीक समय पे ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो पेशेंट को क्रोनिक सर्वाइटिस आगे जा करके हो जाता है। देखिए, ये यूटीआई के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, लेकिन यूटीआई में जो बैक्टीरिया होता है वो अलग होता है, और जो सर्वेसाइटिस में होता है जो बैक्टीरिया अलग होता है। सर्वेटाइटिस का बैक्टीरिया जो है वो क्लेमाइडिया है, और यूटीआई का बैक्टीरिया है वो ई. कोलाई है। और इसके सिम्टम्स की बात करें तो पेन एरिया जो ब्लैडर, गोरेन, लोअर एब्डोमेन और पेल्विक, ठीक है, और ड्यूरिंग इंटरकोर्स, या फिर जो है स्मेल चेंज होने लगती है, जो पीरियड आते हैं उनकी, तो डार्क यूरिन आने लगता है पेशेंट को, क्लाउडी यूरिन, गाढ़ा यूरिन आने लगता है, और इसका कलर भी चेंज होता है। ठीक है, फैटिग्यू फीवर ये भी पेशेंट को होने लगता है। ये यूटीआई के साइन एंड सिम्टम्स हैं। और ये वुमन आर द ग्रेटर देन मैन, वुमन में ज्यादातर यूटीआई ज्यादा होता है, और पेनफुल भी रहता है इस केस में। और ई. कोलाई इसका मेन कॉमन बैक्टीरिया है जिसके कारण यूटीआई होता है। रिस्क फैक्टर ये मैंने पहले भी केस में बताए हैं कि कोई टैम्पोन्स या कि कोई मतलब केमिकल यूज करना, या फिर बर्थ कंट्रोल टैबलेट्स लेना, ठीक है। तो इनके कारण भी यूटीआई के रिस्क ज्यादा होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है। या फिर मोस्ट कॉमन केस होता है यूरेट सॉरी कैथेटर, जिसको फोलिस बोलते हैं, जो पेशाब की नली लगाते हैं उसमें साफ सफाई से ना लगाई हो, या फिर उसको किसी ऐसे पर्सन ने निकाल लिया है कि वो कि इन्फेक्शन से मतलब ग्रसित है। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो है यूटीआई सर्विसाइटिस भी कैथेटर के वजह से भी हो सकता है। देखिए, लास्ट केस है कोलेस्थेसिस गाल स्टोन, ठीक है। आप सभी को पता है कि ये गाल ब्लैडर स्टोन जो होता है कि इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मन में ऐसा डाल दिया गया है कि मतलब तरह तरह की न्यूज़ और इससे कि गाल ब्लैडर का एक ही उपाय है, ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि पेशेंट जो है वो कंप्लेंट के साथ आया, एब्डोमेन पेन के साथ आया, और उनका ट्रीटमेंट चला डॉक्टर अभिषेक पांडे सर के साथ, ठीक है। पेशेंट को कम से कम 70% आराम है, क्योंकि जो स्टोन का साइज है वो 8 mm से 4 mm और 3 mm हो गया है, क्योंकि स्टोन का साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए, गाल ब्लेडर स्टोन क्या होती है, ये एक छोटा सा मटर के दाने जैसा बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारा जो एब्डोमेन होता है, जस्ट लीवर के थोड़ा सा नीचे होता है गाल ब्लेडर, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये डाइजेस्टिव फ्लूइड जो है उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। और वहां से ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ छोड़ता है, ठीक है। और जब इसमें ये होता है कि गाल ब्लेडर स्टोन जब आ जाती है, तो ये क्या होता है यहाँ पर बहुत हार्ड हो जाता है, मतलब इस पर प्रेशर बनता है। इस केस में क्या होता है, देखिए, जिसको भी जीबी स्टोन होता है, अगर वो गलती से शादी या किसी फंक्शन में खाना खा ले तो इसके ऊपर प्रेशर बन जाता है। तो प्रेशर पड़ने के कारण इस केस में बहुत केस देखे गए हैं, पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि पित्त की थैली फट जाती है। और सिम्टम्स की बात करते हैं, सडन रैपिडली इन्फेस्टेशन पेन जो होगा अपर राइट पोर्शन ऑफ द योर एब्डोमेन, सडनली जो है पेशेंट को दर्द होगा पेट के ऊपर की साइड और ब्रेस्ट बोन की साइड भी। और बैक पेन भी होगा पेशेंट को, शोल्डर की साइड भी हल्का सा पेन हो सकता है, और पेन इन राइट शोल्डर, नोजिया वोमिटिंग। कोशिश की बात करें तो बाइल कंटेंट टू मच। अब यहाँ बात आती है कि जो स्टोन होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है कोलेस्ट्रॉल की स्टोन, और एक होती है सिंपल स्टोन। अब कोलेस्ट्रॉल जो स्टोन होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये लीवर जो है कि ये यहाँ से फ्लूइड छोड़ता है। तो ये उन्हीं लोगों में ज्यादातर होता है जो लोग कि इसका एक फॉर्मूला होता है, नो फीस्ट नो फास्ट। मतलब पेशेंट को खाली पेट भी नहीं रहना है,
पेशेंट को दबा के भी नहीं खाना है, ठीक है। लेकिन पेशेंट क्या करते हैं आज की डेट में, ये चल रहा है कि सेडेंटरी लाइफ जीते हैं। मतलब खा पी लिया और लेट गए, और ज्यादा मतलब जो ये फ्राई फूड्स होते हैं, जंक फूड होते हैं, ठीक है, इनको ज्यादा इनटेक कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, डोसा, चाउमीन, ठीक है, इन सभी के कारण छोटे छोटे बच्चों में जो है आजकल जो सिस्ट बन रही है, ठीक है, और धीरे धीरे फिर ये स्टोन बन रही है। ये यही कारण है, क्योंकि लाइफ स्टाइल जो है वो अब ठीक नहीं है। क्योंकि लीवर क्या होता है, लीवर